वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। थ्योरी हमने इसकी पहले देख ली है। जिन लोगों ने इसकी थ्योरी नहीं देखी है वे पहले इसकी थ्योरी देख लें ताकि आपको क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ में आ सके। थ्योरी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर करें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। अब चलिए इसे हम शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से, मतलब रबर जो है वो हमें किस प्रकार की वनस्पति से हमें प्राप्त होती है। तो पहला है टुंड्रा, दूसरा है हिमालय, तीसरा है मैंग्रोव और चौथा है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि रबर का संबंध जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन के क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा घ। आप इसे अपने बुक में नोट करते चले जाएं। आपके बुक में भी ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं या आप अपने इसे कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। मतलब सिनकोना का जो वृक्ष होता है वो हमें कहाँ मिल सकता है? 100 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में, ख 70 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में, ग 50 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में या फिर घ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में जो है सिनकोना के वृक्ष हमें आसानी से पाए जा सकते हैं, यहाँ मिल सकते हैं। हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने वहाँ देखा था कि जिस स्थान पर 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पे सिनकोना के वृक्ष जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, सिंपलीपाल जीव मंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है। मतलब सिंपलीपाल जीव मंडल नीचे जो है ये किस राज्य में आपको मिलेगा? क पंजाब, ख दिल्ली, ग उड़ीसा या फिर घ पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में जो है सिंपलीपाल जीव मंडल नीचे जो है इसी राज्य में आपको मिल सकते हैं। ये जो एक जीव मंडल है ये आपको उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कौन से जीव मंडल नीचे विश्व के जीव मंडल नीचेयों के लिए नए हैं। मतलब भारत में ऐसा कौन सा जीव मंडल है जो विश्व के जीव मंडल के लिए मतलब नया स्थान रखता है। तो इसमें पहला है मानस, दूसरा है मन्नार की खाड़ी, तीसरा है दिहांग दिबांग और चौथा है नंदा देवी। तो इसका आंसर हो जाएगा मानस। मानस जो है भारत के जीव मंडल नीचे का है जो विश्व के जीव मंडल के नीचेयों के लिए बिल्कुल भी नया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानस। आप इसे नोट करते चले जाएं और चलिए एक एक करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने उसे देख लिया और चलिए अब हम इसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जहाँ पे आपको उत्तर संक्षिप्त में देना है। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? पहला, तो चलिए हम इसे समझते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं और एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक पर्यावरण तथा इसमें निवास करने वाले जीव जंतुओं की पारस्परिक निर्भरता का तंत्र है। मनुष्य भी इस पारिस्थितिकी तंत्र का अविच्छिन्न भाग है। ये वनस्पति तथा वन्य जीवों का प्रयोग करता है। अब चलिए हम इसे समझते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। मतलब हम जो मतलब सारे लोग एक साथ रहते हैं पूरे ब्रह्मांड में, तो हम किसी न किसी चीज से क्या है एक दूसरे पर निर्भर हैं। मतलब बिना मतलब अगर ये निर्भर नहीं रहेंगे तो इनसे काम नहीं चलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि मनुष्य जो है उसका ज्यादा जीवन जो है वो पेड़ पौधों पर निर्भर है। पेड़ पौधों पर कैसे निर्भर है? यहाँ से मनुष्य खाने पीने की चीजें प्राप्त करता है। उसके अलावा जो लकड़ी वगैरह है उससे मनुष्य अपना घर बनाता है और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो प्रकृति में पाई जाती हैं वो क्या होती है, मनुष्य उनका उपयोग अपने जीवन में करता है और अपने जीवन की संचालन गाड़ी को आगे बढ़ाता है। इसके अलावा जो जीव जंतु होते हैं वो भी हम एक दूसरे पर निर्भर कैसे हैं? तो देखिए मनुष्य तो जंगलों पर निर्भर रहता है, ये बात हम स्पष्ट रूप से समझ गए। लेकिन ये जंगल जो है जानवरों का भी घर होते हैं और जानवर जो है शाकाहारी जानवर ये पेड़ पौधों को खाते हैं और मांसाहारी जानवर जो होते हैं वो क्या करते हैं, शाकाहारी जानवरों को खाते हैं। इसी तरीके से यह जो फूड चेन है यह चलते रहता है कि मतलब पेड़ पौधा जो हो गया इसको कौन खाएगा? तो इसको शाकाहारी जानवर खाएगा। शाकाहारी जानवर को कौन खाएगा? तो मांसाहारी जानवर खाएगा। यही चक्र जो है, यही फूड चेन जो है चलते रहता है जिसको हम पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है मनुष्य भी शामिल होता है। तो अगर हम किसी भी चीजों में हम कमी करते हैं, मान लीजिए कि अगर जंगलों में कमी होती है तो शाकाहारी जानवर हमें नहीं मिलेंगे और शाकाहारी जानवर नहीं मिलेंगे तो मांसाहारी जानवर क्या खाएंगे। तो इस तरीके से यही फूड चेन जो है वो चलते रहता है पूरी सृष्टि में
आप इस तरीके के और भी फूड जिन खुद से भी सोच सकते हैं। तो ये क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे पर इस तरीके से निर्भर है, मतलब पेड़ पौधों पर मनुष्य भी निर्भर है। और मनुष्य जो है वो बहुत सारी चीजों को प्राप्त कहाँ से करता है, तो प्रकृति से प्राप्त करता है। अगर इसमें से कोई भी एक तंत्र टूट जाता है तो फिर ब्रह्मांड का संचालन जो है मुश्किल है। हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने जाना था कि आप कल्पना कीजिए कि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जानवरों और मनुष्यों का जीवन पृथ्वी पर संभव हो पाएगा। तो आप भी सोचिए कि मनुष्य का जीवन जो है वो संभव होना जो है बिल्कुल भी तय नहीं, ये असंभव है। बिना पेड़ पौधों के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। पेड़ पौधों से ही हमें ऑक्सीजन, पेड़ पौधों से ही हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं। उसके अलावा जो है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो पेड़ पौधे ही हैं। तो ऑक्सीजन के बेस पर जो है मनुष्य, जानवर भी जिंदे रहते हैं। तो अगर पेड़ पौधा ही नहीं होगा तो मनुष्य कैसे जीवित रहेगा। अब चलिए, हमने अगर फर्स्ट क्वेश्चन को समझ लिया तो अब सेकंड पे हम बढ़ते हैं। भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है। भारत में जो पादप तथा जीव है उसका वितरण देखिए किस प्रकार होता है, जिसको हम ऊंचावच बोलते हैं। ऊंचावच के अंतर्गत भूमि और मृदा आ जाती है। भूमि जो हमारी मतलब जमीन है वो, और मृदा यानी कि मिट्टी। मिट्टी में भी बहुत सारे अनेक प्रकार होते हैं जिसको हमने चैप्टर जब पढ़ा था तो जाना था। और वातावरण में जो है कौन कौन चीजें आ जाएंगी, तो तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षण, ये सारी चीजें जो है भारत में पादप तथा जीवों का वितरण निर्धारित करने वाले तत्व है। देखिए मनुष्य क्या करता है, भूमि पर रहता है, मिट्टी का प्रयोग करके वो कृषि व्यवहार में कार्य लाता है। और वातावरण को संचालित करने में तापमान जरूरी है, ठंड से बचने के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है, क्योंकि हमें सूर्य के प्रकाश से बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं, विटामिन भी प्राप्त होता है। उसके अलावा जो है ये आपको प्रकाश ही प्राप्त होता है। तो सूर्य का प्रकाश हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और वर्षा भी होना आवश्यक है। सूर्य के प्रकाश से ही जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन निर्माण कर पाते हैं, जिसमें वर्षा भी उनकी सहायता करती है। तो भारत में पादप तथा जीवों का वितरण निर्धारित करने वाले तत्वों को हमने जान लिया। अब हम चलते हैं ग पे। जीव मंडल के नीचे से क्या अभिप्राय है, कोई दो उदाहरण दे। जीव मंडल के बारे में हमें बताना है और दो उदाहरण भी बताना है। तो जीव मंडल नीचे, जिसे हम लोग बायो रिजर्व बोलते हैं, एक संरक्षित जीव मंडल जिसका संरक्षण इस प्रकार किया जाता है कि न केवल इसकी जैविक भिन्नता संरक्षित की जाती है, अपितु इनके संसाधनों का प्रयोग भी स्थानीय समुदायों के लाभ हेतु टिकाऊ तरीके से किया जाता है। उदाहरण जो है नीलगिरी और सुंदरवन। देखिए हम प्रकृति से बहुत सारी चीजें प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि हमें बहुत सारी लकड़ी की जरूरत है और जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ते जा रहा है उस तरीके से हमें जो है बहुत सारे जमीन भी चाहिए होंगे जहाँ पे जनता, मतलब जनसंख्या जो है वो निवास कर सके। तो ये हमारे पास जो जमीन है वो कहाँ से आएंगे, जब हम पेड़ पौधों को काट देंगे। तो पेड़ पौधे अगर अनगिनत तरीके से काटे जा रहे हैं तो क्या होगा, वातावरण में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन के बड़े स्रोत हैं, जिनसे हमें भोजन भी मिलता है और बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं, औषधि वगैरह जैसे दवाई वगैरह हो गया, वो भी हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। तो अगर पेड़ पौधों को हम अंधाधुंध काट देंगे तो ये हमारे लिए विनाश साबित होगी। जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी की जड़ों को जकड़ कर रखते हैं, ताकि जो है बाढ़ आने पर मतलब मिट्टी को जो है बाढ़ का पानी बहा कर नहीं ले जाए। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो हमें पेड़ प्रदान करते हैं। तो हमें उन पेड़ों को क्या करना चाहिए, संरक्षित रखना चाहिए। अगर हम पेड़ से कुछ लेते हैं, मान लीजिए कि अगर हम आज एक पेड़ काट रहे हैं तो उसके बदले में हम 2 पेड़ लगाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम बैलेंस कर चलते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा जो जैव मंडल है वो बैलेंस होकर रहेगा। लेकिन अगर हम पेड़ काटे जा रहे हैं, सिर्फ मनुष्य स्वार्थी बनकर उसका उपयोग करता जा रहा है, तो एक दिन क्या हो जाएगा कि ब्रह्मांड से सारे पेड़ नष्ट हो जाएंगे और मनुष्यों का जीवन जो है वो बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो मनुष्य इस बात को समझे कि पेड़ हमारे लिए कितने ज्यादा आवश्यक है, उसको समझकर, और अगर वो पेड़ पौधों का उपयोग एक काटता है 2 लगाता है, तो इस तरीके से क्या हो सकता है, पेड़ बैलेंस भी हो सकता है और मनुष्य अपनी जरूरतों को भी पूरा कर सकता है। तो इसका उदाहरण जो है नीलगिरी वन और सुंदर वन, इसके 2 एग्जाम्पल हैं जहाँ से हम बहुत सारी चीजें मतलब ले पाते हैं। जैसे कि बहुत सारे पेड़ों का प्रयोग करते हैं तो उसके बदले में हम पेड़ों को लगाते भी हैं। और आज जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो आपको नहीं देखने को मिलेंगे, उनकी प्रजातियां जो है वो बहुत कम हो चुकी हैं। तो सरकार ने इसके लिए बहुत सारे योजना बनाए हैं, बहुत सारी प्लानिंग की हुई है, जिसके तहत जो है उन प्रजातियों को सुरक्षित और संरक्षित रखा जा रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचाता है तो वो दंड का भागी बनेगा। अब चलिए, हम अगर इन चीजों को समझ चुके होंगे तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
कोई दो वन्य प्राणियों के नाम बताइए जो उष्णकटिबंधीय वर्षा और पर्वतीय वनस्पति में मिलते हैं। चलिए हम इसे समझते हैं कि कौन ऐसे दो प्राणी हैं जो उष्णकटिबंधीय वर्षा और पर्वतीय वन में हमें मिलेंगे। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाने वाले पशुओं में कौन कौन से जानवर आते हैं? हाथी, बंदर, लैमूर, एक सींग वाला गेंडा और हिरन। ये सारे जो जानवर हैं ये आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में मिल जाएंगे। जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि आप जानवरों के नाम याद रखें, जो कि आपको क्वेश्चन में भी काम आएंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाने वाले पशु क्या क्या होते हैं। तो हाथी, बंदर, लैमूर और एक सींग वाला गेंडा और हिरन। और पर्वतीय वनों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो कश्मीरी महामृग, चितरा, हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंघा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रिछ, आइबेक्स, कहीं कहीं जो है लाल पांडा और घने बालों वाली भेड़ और बकरियां भी पाई जाती हैं। तो हमने जाना कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाने वाले कौन कौन से जानवर हैं। हाथी, बंदर, लैमूर, एक सींग वाला गेंडा, हिरन। और पर्वतीय वनों में जो है कश्मीरी महामृग, चित्रा, हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंघा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रिछ, आइबेक्स और कहीं कहीं हमें लाल पांडा और घने बालों वाली भेड़ और बकरियां भी नजर आती हैं। अगर हम चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आप क्वेश्चन आंसर खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन आंसर को ध्यान में रखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। एक तरीका यह भी है कि आप बहुत सारे क्वेश्चनों का पॉइंट बना लीजिए और उसे अपने सामने रखिए, और जिस समय हम चैप्टर पढ़ते हैं तो आप क्वेश्चन को लेकर अगर दिमाग में चलते हैं और साथ ही बुक को रीड करते हैं तो आप आसानी से खुद भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इसमें कोई भी मतलब कठिन कार्य नहीं है यह। तो चलिए हम तो समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड में कहा जा रहा है कि आपको अंतर स्पष्ट करना है वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत में और सदाबहार और पर्णपाती वन में। एक एक करके हम दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले हम वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। पहला अंतर जो है वनस्पति जगत का, किसी क्षेत्र विशेष अथवा अवधि में भूपर पट्टी पर पाई जाने वाली सभी प्रकार की पौधों की प्रजातियों को वनस्पति कहा जाता है। मतलब भूपर पट्टी पर जितने भी प्रकार के पौधे पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम प्रजातियों को वनस्पति बोलते हैं। और प्राणी जगत का क्या हो जाएगा कि किसी भी क्षेत्र विशेष या अवधि में भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले सभी प्राणियों की प्रजातियों को वन्य प्राणी कहा जाता है। मतलब हमने क्या देखा कि वनस्पति जगत हम किसे बोलते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में, मतलब यहाँ पे किसी क्षेत्र विशेष में जो जमीन पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के पौधे हैं, मतलब इसमें कोई गिनती नहीं है, सबको गिन लिया गया है, उसको हम वनस्पति बोलते हैं। और हम प्राणी जगत किसको बोलेंगे कि किसी क्षेत्र विशेष या अवधि में भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले सभी प्राणी और प्रजातियों को कहा जाता है वन्य प्राणी। तो ये इन दोनों को हम समझ गए, इनमें क्या अंतर है। दूसरा है वनस्पति जगत में ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाता है। जो वनस्पति होते हैं यानी कि हमारे पेड़ पौधे, वो अपना मतलब भोजन स्वयं बनाते हैं, उनमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। आपको भी पता होगा, आपने भी अपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि पौधे किस प्रकार भोजन बनाते हैं। तो पौधे क्या होते हैं, वो सूर्य के प्रकाश से और जो है मिट्टी, उसके अलावा जो है जल वगैरह से और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी से मिलकर जो है वो अपना क्या करते हैं, भोजन तैयार करते हैं। आपको ये भी पता होगा कि पेड़ पौधों के लिए भोजन कौन बनाता है? तो पेड़ पौधों के लिए भोजन जो है उनकी पत्तियां बनाती है। तो ये हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से जो है ये पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। और जो प्राणी जगत होते हैं वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, मतलब वे आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वनस्पति जगत पर ये निर्भर होते हैं। मतलब पेड़ पौधों पर, जितने भी प्राणी जगत, मनुष्य या फिर जानवर, ये किस पे निर्भर होते हैं? तो वनस्पति जगत पे। हमने इन दोनों को समझ लिया। अब सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर स्पष्ट करते हैं। एक एक कर देखते हैं कि सदाबहार वन क्या होते हैं और पर्णपाती वन क्या होते हैं। तो सदाबहार वन वे हो गए जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? सदाबहार वन बोलते हैं। और पर्णपाती वन क्या हो जाएंगे? जहाँ पे 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? पर्णपाती वन बोलेंगे। सदाबहार वन में जो है अलग अलग महीनों में यहाँ पे जो पौधे हैं वे पत्ते गिराते हैं, जिससे ये हर वर्ष हरे भरे नजर आता है। मतलब यहाँ पे जो पतझड़ का मौसम होता है वो एक साथ नहीं होता है। सदाबहार वन में अलग अलग पेड़ जो होते हैं अलग अलग समय में अलग अलग महीनों में पत्ते गिराते हैं। तो मान लीजिए कि अगर एक महीना में कोई पेड़ पत्ता गिरा रहा है तो दूसरे महीने में वो पत्ता जो है दूसरे पेड़ का नया नया निकलता है। तो इस कारण जो है
पूरा जंगल हरा भरा नजर आता है हमेशा। और इन वनों में जो पौधे हैं पर्णपाती वन में, ये गर्मी के समय 6 से 8 सप्ताह के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं, तो ये हरा भरा पर्णपाती वन जो है वो कम होता है। सदाबहार वन में इन वनों में प्राय पाए जाने वाले पशुओं में कौन कौन आता है, तो हाथी, बंदर, लैमुर, एक सिंग वाला गेंडा और हिरन आता है। और पर्णपाती वन में पाए जाने वाले पशुओं में शेर और बाघ केवल आते हैं। सदाबहार वन में इन पशुओं के अतिरिक्त इन वनों में बहुत से पक्षी भी पाए जाते हैं, चमगादड़, बिच्छू, घोंगे आदि। और उसके अलावा जो है पर्णपाती वन में हमें कौन कौन से पक्षी, छिपकली, सांप, कछुए आदि पाए जाते हैं। उसके अलावा सदाबहार वन में ये वन पश्चिमी घाट की ढलान, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम के ऊपरी भाग, तटीय तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं सदाबहार वन। और जो पर्णपाती वन है, ये वन भारत के पूर्वी भागों में, उत्तरी पूर्वी राज्यों में हिमालय के पास की पहाड़ी, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी घाट के पूर्वी ढलानों और मध्य प्रदेश तथा बिहार वन में पाए जाते हैं। और फिर जो है आपको सदाबहार वन, इन वनों में प्राय पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं उनके नाम हैं आबनूस, मोगनी, रोजवुड। और जो पर्णपाती वन है उसमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, सागौन का वृक्ष, बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, नीम आदि प्रमुख। जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने पर्णपाती वन और सदाबहार वन को डिस्कस किया था, वहां से भी आपको इसका आंसर जो है वो स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। हमने इन दोनों के अंतरों को स्पष्ट रूप से समझ लिया, तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली वनस्पति के नाम बताएं और अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाली वनस्पति का ब्यौरा दीजिए। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, उसका एक एग्जाम्पल दें, और उच्च प्रदेशों में पाई जाने वाली जो वनस्पति होती है उसका एग्जाम्पल दें। तो चलिए अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि भारत में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पति है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां, एक पर्वतीय वन और एक है मैंग्रोव वन। तो इसको एक एक करके चलिए हम देखते हैं कि उच्च प्रदेशों की वनस्पति में क्या क्या होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। यह उष्णकटिबंधीय वर्षावन का डिफिनेशन है कि ये हमें कहाँ पाए जाते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्रों के तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी इनमें अंतर दिखता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में प्रदेशों में टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर हमें कहाँ मिलता है, पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। मतलब उष्णकटिबंधीय प्रदेशों की जो पेड़ होते हैं वो अलग अलग होते हैं और पर्वतीय भागों के जो वृक्ष होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में 1000 से लेकर 2000 मीटर तक ऊंचाई क्षेत्र वाले आइशीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट वृक्षों की प्रधानता। मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे वृक्ष पाए जाते हैं, जो पहाड़ के ही इलाकों के होते हैं, मतलब पहाड़ के ही जैसे होते हैं, नुकीले नुकीले। जब हम चैप्टर पढ़े थे तो हमने जाना था कि मतलब जो पेड़ होते हैं पहाड़ी इलाकों वाले वो कुछ इस तरीके से होते हैं और ये 1000 से 2000 सेंटीमीटर तक ऊंचे होते हैं और इसकी जो पत्ती होती है वो चौड़ी होती है। अब है नेक्स्ट उच्च प्रदेशों की वनस्पति में तीसरा पॉइंट है 1500 से 3000 की मीटर के बीच में ये शंकुधारी होते हैं। इस तरीके का कोन वाले को हम शंकुधारी बोलते हैं। इसमें कौन कौन से पेड़ आएंगे, तो चीड़, देवदार, सिल्चर, फर, स्पूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। अब है इसका चौथा एग्जाम्पल है कि ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिणी और उत्तर पूर्व के ऊंचाई वाले भागों में भी पाए जाते हैं। तो उच्च प्रदेशों की वनस्पति में हमें ये कहाँ कहाँ मिलेंगे, हिमालय की दक्षिणी ढलानों और दक्षिण और उत्तर पूर्व के अधिक ऊंचाई वाले भागों में ये हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद है आपको अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, जो कि 3600 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। उसके बाद सिल्वर, फर, जूनिपर, पाइन और बर्च इन वृक्षों के मुख्य वृक्ष हैं जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त है। मतलब संकटग्रस्त कहने का अर्थ है जो विलुप्त हो चुकी हैं या फिर बहुत कम संख्या में हैं। तो उसके उदाहरण देना है मनुष्य के लालच के कारण। हमने पहले ही बताया कि मनुष्य जब स्वार्थी हो जाता है तो उसका स्वार्थपन लालच के रूप में ले लेता है और यही कारण जीवों तथा पादपों का अधिक दोहन हो रहा है। मनुष्य पेड़ों को काटकर, पशुओं को मारकर पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा कर अधिक मुनाफा कमाने के लिए। इसके कारण बहुत से जीव और पादप प्रजातियां जो है
वो संकटग्रस्त हो गए, मतलब वो हमें अब बहुत कम देखने को मिलेंगे। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि बहुत सारे ऐसे कौन से मतलब प्रजातियां हैं जो संकटग्रस्त हो गई हैं। हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे जीव जंतुओं के बारे में जाना था। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और यह हमारा जो है आखिरी क्वेश्चन है, भारत में वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों है? मतलब भारत जो है विश्व में आपको वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे और प्राणी जगत में यह धरोहर स्थान किस लिए रखता है, तो इसे समझते हैं कि भारत में पृथ्वी की लगभग सभी भौतिक विशेषताएं मौजूद हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार एवं द्वीप आदि। ये पांचों के कारक भारत में वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत की वृद्धि एवं विकास के लिए, जैव विविधता के लिए अनुकूल है। हमारा देश भारत विश्व के 12 जैव विविधताओं वाले देश में से एक है। मतलब हमारे देश में जो वनस्पतियां और जो भी जीव प्राणियां हैं वो क्यों मतलब अच्छे स्थान रखती हैं, तो यहाँ की जलवायु के कारण जो है और मतलब मरुस्थल, मैदान और पर्वत पठार के कारण, इन पांचों कारणों के कारण जो है यहाँ पे वृद्धि और विकास होता रहा है। और इस कारण जो है यह भारत विश्व के 12 जैव विविधता वाले देश में से एक में आता है। मतलब भारत का स्थान जो है वो 12वें नंबर पे है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों में पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे पौधों की प्रजातियां जो है वो कितनी है, तो 47,000 पौधे हैं। और जो विश्व में 10वें स्थान पर, मतलब एशिया में है, पूरे विश्व में भारत 10वें स्थान पर और एशिया में जो है इसे चौथा स्थान मिलता है। किस क्षेत्र में, तो 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद है भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों का टोटल 6% हिस्सा। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में कितने अधिक फूल उगते हैं। इस देश में बहुत से बिना फूल के पौधे हैं। यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिसमें कोई फूल नहीं उगते हैं। उसमें फर्न है, सवाल एलंगी है, कवक है, फंजाई आदि हैं। भारत में लगभग जो है 89,000 जातियों में जानवर तथा ताजे तथा समुद्र पानी में विभिन्न प्रकार की मछली पाई जाती है। मतलब यहाँ पे जो है 89,000 में जानवर प्रजातियां सभी पाई जाती है और मछलियां भी यहाँ पे विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी है और आर्द्रता, तापमान है और अत्यधिक भिन्नता के कारण अलग अलग भारत का वातावरण पाया जाता है। मतलब भारत में विभिन्नता होने के कारण जो है इसका फायदा काफी ज्यादा देखने को मिलता है। पूरे देश में वर्षा का वितरण भी असमान है। यहाँ पे वर्षा की स्थिति भी अन्य देशों के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी है। वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत की विभिन्न प्रजातियों को अलग अलग प्रकार की वातावरण संबंधी परिस्थितियां, विभिन्न प्रकार की मृदा चाहिए। मतलब हर भारत में जितने भी क्षेत्र हैं उनका अपना अलग महत्व है, यहाँ की मिट्टी के कारण, वर्षा के कारण, जलवायु के कारण। इसलिए भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में क्या है, धनी स्थान रखती है। तो चलिए अब हम इसे समझ गए और यह जो चैप्टर है इसका क्वेश्चन आंसर अब समाप्त हुआ। इस वीडियो को भी हम अब समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। इसे अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।